गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है। आप लोग किस मोड में, हिंदी या इंग्लिश में होते हो? तो आपको में मैं पढ़ूंगी बिजनेस लॉज का एक पार्ट है, दैट इज कमर्शियल लॉ। एम आई ऑडिबल टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस ओके मैम। ओके ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट क्लास। विल हम लोग पढ़ेंगे इसमें कमर्शियल लॉज में, जिसमें देर आर 6 एक्ट्स। उसके में विच इज कंप्राइजिंग ऑफ 30% ऑफ द which is comprising of 30%. Is it okay now? Which is comprising of 30% of the whole business law. ठीक है, मैंने आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको एक बार स्टडी की थी, तो एक्चुअली वो पीडीएफ आज मैं लाना भूल गई हूँ। कल आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। तो उसमें आई हैव सीन एक्सक्यूज मी मैम। कि यस। मैम देयर इज अ डिस्टॉर्शन फ्रॉम योर माइक। ओके, नाउ इज इट फाइन? यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस देखी थी प्रीवियस ईयर के, तो उसमें एक पैटर्न आ रहा है समझ में कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग फोकस उन्हीं एरियाज में करेंगे। जैसा भी पैटर्न आ रहा है उसमें देर और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग। देन देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, आई थिंक देर आर 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस जिसमें हर एक में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस जो आपके लॉज में से होंगे फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स। और इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में से अभी तक मोस्टली क्वेश्चन है जो जनरल देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम योर वॉइस इज स्टिल अनक्लियर। ओके, जस्ट नाउ इज इट ओके? अभी ठीक हो रही है? मैम थोड़ा सा डिस्टॉर्शन अभी भी है, मतलब बीच बीच में वो आपका वॉइस बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। अच्छा, ओके, अभी आ रहा है लेकिन? हम अभी आ रहे हैं। अभी आ रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। इससे मैं आई थिंक ये वायरिंग की वजह से कुछ हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मैंने जो बोली ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर आया? आवाज़ समझ आई? हाँ मैम आई। आई, ठीक है। तो अब वो हम देखेंगे कल कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्वेश्चंस आए थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे 6 जो चैप्टर्स हैं, उसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है पॉकेट पे रखने से। हाँ, ओके ठीक है। कमर्शियल लॉज है जिसमें देर आर 6 लॉज, 6 भी नहीं एक्चुअली 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 5 लॉ है और एक है विच इज इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इससे देखा गया है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली 1-2 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाते हैं, बट वो भी बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं, तो थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ये बताया गया कि हमारे इंडिया में क्या लीगल सिस्टम होता है और हमारा जो बेसिक डॉक्यूमेंट है लॉ का, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या होता है, उसके इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो देखने होंगे हमें। हमारे यहाँ लीगल सिस्टम मतलब और लेजिस्लेटिव सिस्टम, दैट इज़ लॉ मेकिंग सिस्टम, वो क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, इसमें थोड़ा बहुत हम डील करेंगे। और फिर एक टॉपिक आता है दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट। ठीक है,
ये चैप्टर थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्टरी होगा, बहुत हमें डीप में नहीं जाना है, लेकिन समझना है कि क्या बोल रहा है। और एक और चीज़ कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको टाइमली आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा सब समझ आ रहा है, आ भी रहा होगा समझ में, बट एक वीक आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे, फिर सब कुछ चला जाएगा दिन से। तो टाइमली रिविजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो भी नोट्स अगर हो सकते हैं आपसे बन पा रहे हैं, मैं भी ट्राई करूँगी देने का, आपसे भी अगर बन पा रहे हैं तो प्लीज़ आई टू मेक इट, क्योंकि जब आप फिर से उसको पढ़ेंगे तो याद आएगा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। पॉकेट में रखने से प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, अभी मैंने निकाली हूँ तो अभी ठीक कर रहा है। हाँ, दूर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो आप सबने जैसे फाउंडेशन में, ठीक है, आप सबके फाउंडेशन में थोड़ा सा तो यहाँ पर नक्की देती हूँ इसको, ठीक है। आई होप सही आया आवाज़, क्योंकि बारिश हुई है इस वजह से भी शायद हो सकता है आज कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। आप लोग से फाउंडेशन में भी ये इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम एक लेवल तक थोड़ा पढ़े होंगे, हम इसको ही बस कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें मैं एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। अच्छा, डायरेक्ट इंटरमीडिएट आए हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो हमें सब कुछ ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम जंप कर रहेंगे। फिर है नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर ही आए हैं, और बहुत ही कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो बड़ा है, लेकिन जो हमें पढ़ना है उसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे सब कुछ, ज़्यादा फोकस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, सो दैट की पॉसिबिलिटीज इनकी ज़्यादा है या उसके आसपास से ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा सिमिलरिटीज है दोनों एक्ट्स में। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसका भी बहुत ही एक ऐसा पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है जो हमें डील करना होगा। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पहले समझेंगे एंड देन वी स्टार्ट विद द जो मेन प्रोविजंस है उसमें। फिर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट, इट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब जैसे जैसे टाइम मैम भी आते बीच में रहेगा, वॉइस आपका बिल्कुल नहीं आ रहा था। ओके, अभी आ रही है। अभी तक मैंने बस आप लोग को सिलेबस जो है वो एक बार से मैम क्लियर ये की। पॉइंट पे क्लियर आ रहा है, ये इस पॉइंट पे क्लियर आ रहा है। ओके, फिर मैं आपको दिखूंगी नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं, यही खड़ी रह जाती हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने मॉड्यूल आप लोगों को क्लियर की थी कि उसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम क्लासेस में क्या डील करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही आप लोगों को ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्लासेस थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी, बाकी सिलेबस भी एकोमोडेट करने हैं इन बिजनेस लॉ ओनली। तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट्स देने होंगे, रीड करके आना होगा, सो दैट मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाऊँ। अदरवाइज फिर लॉ में तो आप एक दिन भी, मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक वीक चल सकता है, एक महीने तक भी चल सकता है। तो विल ट्राई टू मतलब फिनिश इट एज क्विकली एज पॉसिबल, लेकिन ये भी ट्राई करेंगे कि समझ भी आए आप सभी को। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी रीड करके आइएगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं ये इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप में से जिसको भी बीच में अगर क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा, तो हैंड रेज यहाँ पर कर सकते हैं ऑफलाइन, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग जैसे भी आपको लगे आप लोग बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हेजिटेट मत कीजिएगा, तुरंत डाउट आएगा तुरंत रिजॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लोग ने पहले कभी नाम सुना है, इसका सुना है? और हाँ, साथ में थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि मुझे मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, इससे क्या रहेगा आप लोग को याद रहेगी चीज़ें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना है, क्या होता है ये?
कोई बता सकता है थोड़ा सा उसके बारे में? एक डॉक्यूमेंट है इससे, यस, राइट, यस, इट इज़ द बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे जो क्या है ये बताता है कि हमारा कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, हमारी जो कंट्री है, हमारे जो इंडिया है उसका कैसा नेचर रहेगा, कि डेमोक्रेटिक होता है, रिपब्लिक होता है, और कौन से आइडियल्स है, प्रिंसिपल्स उसे कंट्री फॉलो करेगी। तो ये सब प्रेम्बल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। इसके साथ ही बहुत सारी पावर्स दी गई है, बहुत सारी पोस्ट्स बताई गई हैं, और जैसे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, ये कैसे क्रिएट होगी, इन्हें कैसे चूज़ किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा, प्लस इनकी पावर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ है। फिर एक कंट्री में बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है, जैसे कभी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वो बताया गया है। इसके साथ साथ ही राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स भी बताया गया है इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब कुछ बेसिक चीज़ें हम कर लेते हैं, उसके लिए तो मुझे थोड़ा मूव करना पड़ेगा, फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है, ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ये एनफोर्स हुआ था, मतलब ये आया है इन इफेक्ट फ्रॉम 26 जैन, जैसे कि आपको पता है 1950 से। इसीलिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, राइट। ये दिस इज द डे जिस दिन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स इन इफेक्ट आया है। लेकिन एक और डेट है 26 नवंबर 1949। ये क्या डेट है? ये डेट है जो प्रियम्बल में दी गई है, और ये कहती है कि इस दिन से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है और हमने अपने आप को ही दिया हुआ है। तो इस वजह से इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि इस दिन से भी एनफोर्स में हुए हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट्स के अलावा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस डेट से आया हुआ है, एनफोर्स हुआ है। ठीक है, सो देयर आर 2 डेट्स, आप लोग को याद रखना होगा। जो प्रियम्बल में मेंशन है वो कौन सी डेट है? ये वाली, नवंबर वाली। बट क्योंकि 26 जनवरी थोड़ा स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करती थी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया था, प्रियम्बल बना दिया गया था, साइन सबने कर लिए थे, और वो किस दिन हुआ? 26 नवंबर 1949 को। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें लगा कि 26 जनवरी एक डे है विच इज़ एन रिमार्केबल डे ड्यू टू हिस्ट्री के कारण, तो उस दिन पे हमें इसे सारे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करना चाहिए, उसको इन इफेक्ट लाना चाहिए। तो उन्होंने इस डेट को, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद की डेट थी, उन्होंने ये डेट चूज़ की, और 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे हुआ फॉर ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो और कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो सबसे फर्स्ट आप देखते होंगे बुक में सबसे पहले क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग होता है, प्रीफेस कहते हैं, वो होता है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है, जो इंट्रो है, उसे कहते हैं प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ लोगों ने कहे हैं कि इट इज़ द की टू, इट इज़ द की, क्या हो गया है, अच्छा ठीक है, इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द लॉ मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, क्योंकि इसमें ही समझ आता है कि प्रियम्बल क्या क्या चीज़ें बोलता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक बार। इट सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure to all its citizens, अभी हम इन सब की मीनिंग ही पढ़ेंगे बड़े बड़े शब्दों की, justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो एक तरह से देखा जाए तो इसके 4 पार्ट है प्रियम्बल के। जो फर्स्ट पार्ट है, इट शोज द सोर्स ऑफ द प्रियम्बल, सोर्स ऑफ
कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ये बनाया है, हमारे लिए बनाया है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट है, ये बताता है कि टाइप क्या होगा कंट्री का। तो ये कहता है सॉवरेन होगा। सॉवरेन की मीनिंग क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, राइट। मतलब हम अपने हमारे ऊपर और किसी का डोमिनियन नहीं है। इंडिया इन इटसेल्फ इज, भारत, इंडिया इज इन इटसेल्फ क्या है? एक सॉवरेन कंट्री है जिसके ऊपर हम अपने डिसीजंस लेने के लिए, हमारे इंटरनल मैटर्स के लिए या हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं उसके डिसीजन लेने के लिए इंडिया या भारत वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होगा या किसी की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो सोवरेन मतलब होता है इन फ्री फ्रॉम आउटसाइड और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। देन सोवरेन, देन नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? विच बिलीव्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज, कि सब पर इक्वली सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा हो जाए और किसी के पास कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? ये वर्ड बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। सॉरी, इसका है, सेक्युलर का है कि citizens of India can follow and worship whatever religion they want, they choose, but India, Bharat as a country, as a state do not have any religion of its own. ये किसी भी religion को ना ही मानेगा नहीं, मतलब इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। तो इसका मतलब होता है सेक्युलर। सिटीजन्स को जो फॉलो करना है वो कर सकते हैं, इसने फ्री चॉइस दे के रखी हुई है, लेकिन भारत खुद का जो स्टेटस है इंडिया का, रिलीजन कोई नहीं होगा। सेक्युलर। देन नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, आप लोग ने वर्ड सुने होंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? yes, we can elect our own representatives or rule of the people. People choose their own representatives so that they can represent their views and their demands, everything, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, मतलब ये होता है कि इलेक्शंस जैसे होते हैं कि हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उन्हें चूज़ करते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारी डिमांड्स को, और आगे चल के उस पर ही बेसिस पर लॉज बनेगी और सब कुछ आगे की चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एक कोई फैमिली बेसिस पे या हम मोनार्की सिस्टम, हम उस पर नहीं हो, किंग बेसिस पे, किंगशिप पे नहीं चलेंगे। हम कैसे चलेंगे? एक सिलेक्टेड या इलेक्टेड पर्सन होगा, उन्हें चूज करेंगे, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, रादर देन मोनार्की चलते हुए या कोई फैमिली हायरार्की चल रही है उन्हें चूज करने पे। ये मोनार्की कहाँ, मोनार्की मतलब जो फैमिली के हिसाब से जो हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया में भी ब्रिटेन एग्जाम्पल है एक, कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर किंग और क्वीन वाला सिस्टम है। क्वीन के बाद अभी कौन बना है नेक्स्ट? किंग कौन बना है? क्वींस ओन सन, ठीक है। अब किंग के बाद कौन बनेगा नेक्स्ट? किंग उनके बेटे। मतलब ये यहाँ पर कोई सिलेक्ट कर रहा है क्या उनको? कैसे चूज हो रहे हैं? बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, कैसे इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक सिस्टम होता है वोट्स का, उसके थ्रू सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारी कंट्री फॉलो करती है। नेक्स्ट है कि देयर आर सर्टेन आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स जो कंट्री फॉलो करेगी, दैट इज जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर टाइप का जस्टिस प्रोवाइड करेगी। सोशल क्या होगा? सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस की किसी के साथ अगर इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर कोई गया हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो दे कैन रिप्रेजेंट
उसमें जो सोशल जस्टिस होगा वो हो गया। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेल्थ होती है या रिसोर्सेज होते हैं वो सब में इक्वली रहें। और पॉलिटिकल कैसे होगा, वोटिंग राइट सबको मिल रहे हैं, सबके पास दे हैव द राइट टू बी अ कैंडिडेट इन द इलेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, ये भी राइट है कि नहीं भी अगर किसी को वोट देना है तो भी ये भी एक राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम है लोगों के पास कि दे कैन एक्सप्रेस देयर ओन थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और कोई भी बिलीफ मानने की लिबर्टी है उनके पास, फ्रीडम है। फिर है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आपने पढ़े होंगे कि एवरी पर्सन इन इंडिया इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ये भी एक फंडामेंटल राइट है, हम आगे बढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी है सबको स्टेटस या अपॉर्चुनिटी में, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी अमंग द डिग्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा रहेगा सबके बीच में। तो ये जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या है, आइडियल्स हैं जो कि द कंट्री शैल ट्राई टू फॉलो। ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे बेसिकली, जिस पर आगे सारी चीज़ें चलेगी। और फिर जो लास्ट पार्ट है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बताता है कि किस डेट से एनफोर्समेंट होगा या किस दिन हमने ये लिए हैं। तो हमारे पास 2 डेट्स है, ये दोनों डेट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें पूछ क्या रहा है। अडॉप्ट, एनैक्ट, अडॉप्ट, इनैक्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इनैक्टमेंट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्या लिखेंगे आप लोग, दिस वन, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियम्बल में, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1949। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इनफोर्स किस दिन से होगा, एनफोर्स किस दिन से हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, Jan 26, 1950। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, राइट्स आप सब जानते हैं क्या होता है, अधिकार होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसे, सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, या फिर जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, मतलब टू ऑल दो, वेदर बी सिटीजन और नॉन सिटीजन, लेकिन इंडिया में रह रहे हैं, तो उन सभी को ये राइट्स दिए गए हैं। और ये बहुत ही बेसिक से राइट्स हैं जो कि एक कंट्री में पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए और सबको अपने गोल अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स नाम से ही समझ आ रहा है कि फंडामेंटल विच इज़ एट देयर ओन वेरी कोर इज़ फंडामेंटल इन इट्स नेचर। ठीक है, तो ऐसे कुछ राइट्स हैं, जैसे कि हाँ एक और चीज़ है, अब थोड़ी से फैक्ट्स की बात आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है इट इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। 12 schedules, और अभी हम जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं इट इज गिवन इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 3 है, और हाँ जो पार्ट्स हैं इट इज सब डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई भी प्रोविजन है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। और जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया या पार्टनरशिप एक्ट, तो उसके अंदर के जो प्रोविजन है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आर्टिकल और सेक्शन में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमेशा आर्टिकल्स आएंगे। तो जो 22 पार्ट्स है उसमें से जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आर्टिकल्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, जो पार्ट 1 है उसमें है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। पार्ट 2 दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, and article 12 to article 35 is part 3 which is related to fundamental rights. Okay, fundamental rights हमको समझ आ गया क्या होता है। कुछ मैं fundamental rights के बारे में बता देती हूँ। देखा जाए तो हमारे 6 fundamental rights हैं इन टोटो, मतलब मोटे मोटे तौर पर वो हैं, उसके अंदर फिर और आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं।
पहला राइट कौन सा है फंडामेंटल राइट का? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू यस 18, राइट, आर्टिकल 14 टू 18। इक्वालिटी क्या होता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन इज गिवन टू ऑल। अभी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, बस हम ये देखते हैं कि लॉ के बिफोर ना लॉ से कोई ऊपर है ना लॉ से कोई नीचे है, लॉ सभी को एक समान देखता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि इक्वालिटी में आर्टिकल 15 आता है, वो कहते हैं कि इक्वल तो रखेंगे लेकिन किस तरह से रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन किसी को ना हो, किसी बेसिस पे, रिलीजन पे नहीं होगा, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस पे नहीं होगा, कास्ट पे नहीं होगा, सेक्स पे नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं होगा, या इनमें से किसी भी के बेसिस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। इस वजह से हमें इक्वालिटी का मतलब इट इज़ अ पार्ट। फिर है आर्टिकल 16 विच सेज दैट कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में सबको इक्वालिटी मिले, तो उसमें फिर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें ये कहते हैं कि पब्लिक सर्विस में सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आ सकता है, कोई भी पार्ट ले सकता है पब्लिक सर्विस में आने के लिए, और फिर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट होंगे लोग। फिर इसमें कुछ रिजर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मतलब एक तरह से एक्सेप्शन है फॉर, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16, वेट जस्ट अ मिनट ना, डबल श्योर होने के लिए, हाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। वो इटसेल्फ कहता है कि स्टेट शैल हैव द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और फिर स्टेट के पास और भी राइट्स हैं जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, डिविएटिंग फ्रॉम, मतलब एक काइंड ऑफ एक्सेप्शंस बना सकते हैं। आर्टिकल 16 होगा। आर्टिकल 17 का हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जो कहता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये कहता है कि अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और जो आर्टिकल 17 का जो टेक्स्ट है वो कहता है कि ये अबॉलिश करता है प्लस ये फॉरबिड करता है किसी पर्सन को, और अगर कोई पर्सन ये फिर भी प्रैक्टिस करेगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट टू पनिशमेंट, जो कि लॉ बनेगी। एक लॉ बनाया गया था फिर कि अनटचेबिलिटी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट दी गई है उसके अंदर पर्सन पनिश भी होगा इफ द पर्सन फॉलोज और एक्सरसाइजेज अनटचेबिलिटी और ट्रीट एनी पर्सन एज अनटचेबल। आर्टिकल 17 आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। पेज नंबर 5 में आप लोग चाहे तो कर सकते हैं अंडरलाइन। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, पहली चीज। सेकेंड इज इट्स प्रैक्टिस, इसको किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना इज फॉरबिडन। एंड थर्ड थिंग इज कि अनटचेबिलिटी के बेसिस पे किसी को एनफोर्सिंग ऑफ एनी डिसेबिलिटी, या ये प्रैक्टिस जो भी एक पर्सन कर रहा है किसी को अनटचेबल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो दैट पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। फिर आर्टिकल 18 होता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल मतलब कि किसी को भी कोई भी अगर टाइटल कन्फर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे अवार्ड्स तो देते हैं, और मिलिट्री में हो गया, या फॉर एग्जांपल डॉक्टर क्या है, एक टाइटल ही है ना, डॉक्टर टाइटल है। और क्या है, एडवोकेट जो लिखते हैं वो एक टाइटल है। फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी तो एक तरह से टाइटल ही दिया जा रहा है ना लोगों को। तो और फिर ब्रिगेडियर हो गया, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, ये सब भी तो एक तरह से टाइटल है। तो ये क्यों नहीं आते, ये इनको क्यों अबॉलिश नहीं किया गया है? ये सारे एक्सेप्शंस है इसके अंदर। आर्टिकल 18 कहता है कि इनके अलावा अगर आप कोई टाइटल कोई किसी को देता है, किसी भी इंडियन सिटीजन को, या फिर फॉरेन सिटीजन भी अगर लेना चाह रहा है, तो उसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर जो भी डिसीजन होगा वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ऐसे ही कोई कन्फर कर देगा किसी के ऊपर टाइटल, वो नहीं होगा। मिलिट्री, दो एक्सेप्शन इसमें, एक मिलिट्री और एक अकेडमिक। अकेडमिक्स में क्या रहता है कि लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गए, या जो डॉक्टर जो पीएचडी कर लेते हैं उन्हें जो टाइटल कन्फर होता है, तो दीज आर अकेडमिक डिस्टिंक्शंस। इसके बेसिस पर
टाइटल दे सकते हैं। और दूसरा हो गया मिलिट्री। मिलिट्री में डिफेंस में जितने भी टाइटल्स मिलते हैं तो वो भी टाइटल्स इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। और अवार्ड्स में भी जो होते हैं वो अवार्ड्स क्या है, लोगों को एनकरेज करने के लिए और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया गया है। दैट इज़ वाई अगर अवार्ड्स में भी कोई अवार्ड्स किसी को दिए जा रहे हैं तो दैट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन एंड टू प्रमोट देम, एनकरेज करने के लिए। तो वो भी इन टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, एक्सेप्शन मतलब देखिए, एक होता है जनरल रूल, ठीक है। मैंने कही हूँ कि क्लास में कोई भी लेट नहीं आएगा, ये एक जनरल रूल है। लेकिन उसके बाद मैं कहती हूँ कि अगर कोई 5 मिनट लेट आएगा तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा तो वो नहीं अलाउड होगा। मतलब मैंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दी हूँ ना, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब एक जनरल रूल होता है और फिर एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। सबको क्लियर है? आप लोग ध्यान रखिएगा, साथ साथ में बोलते जाइए। आर्टिकल 14 रिलेट्स टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 रिलेट्स टू इक्वालिटी। बट जो आर्टिकल 14 है ये स्पेशली डील करता है विद स्पेशली, हाँ, किस, ये मिलिट्री डिस्टिंक्शंस, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और जो अवार्ड्स में दिए जाते हैं वो नहीं होगा। आप आर्टिकल 18 में देखिए, नो टाइटल बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। कोई भी टाइटल जो कि मिलिट्री ना हो या एकेडमिक डिस्टिंक्शन ना हो शैल बी कन्फर्ड बाय स्टेट। जनरल रूल था, क्या था, कोई भी टाइटल स्टेट कन्फर नहीं करेगा, लेकिन कौन से छोड़ के, एकेडमिक और मिलिट्री। और जो मैंने अवार्ड्स वाले बताई हूँ वो एक केस से आया था, केस का नाम है बालाजी राघवन वर्सेस स्टेट। अब आप लोग जानेंगे कि केस का क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। देखिए, लॉज तो आप लोग के सामने रहेगी, लॉ है, ऐसी है। अब उसका जो कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन होता है या कुछ नई चीज़ आ रही है तो वो कौन, कोर्ट डिसाइड करता है कि इस केस में क्या होगा। तो तब आते हैं केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिलिट्री लिखा है और एकेडमिक डिस्टिंक्शन लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवार्ड्स के बारे में स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा है। तो उसके बारे में कहाँ से आया, केस से आया, केस लॉ से, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वहाँ से आया है। तो केस लॉ की ये इंपॉर्टेंस होती है। अब मैं बता देती हूँ केस लॉ छोटा सा ऐसे पढ़ने में। ये होता है फर्स्ट पार्टी का नाम वर्सेस, ये सेकंड पार्टी, जनरली स्टेट लिखा होगा या यूनियन ऑफ इंडिया होगा या स्टेट ऑफ असम लिखा होगा, स्टेट ऑफ राजस्थान लिखा होगा। तो वो होता है कि कभी कभी स्टेट के अगेंस्ट भी केसेस होते हैं तो उन स्टेट के नाम होते हैं। ये फर्स्ट पार्टी होती है, ये सेकेंड पार्टी होती है, ठीक है। प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट, किसने जनरली जो केस करता है उसका नाम पहले होता है और जिसके अगेंस्ट केस क्या होता है उसका नाम बाद में होता है, ठीक है। ये वर्सेस बीच में होता है, समझ जाएगा। फाइट होती है किसी के बीच में तो क्या होगा, वर्सेस लिखते हैं ना, मैचेस होते हैं, तो वैसे ही ये है केस के नाम, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोग को, चीज़ें समझ आ रही है? और ये सब चीज़ें आर्टिकल प्लीज़ याद रखिएगा। हमने 14 समझे। 14 क्या कहते हैं, एक जनरल रूल कहता है कि इक्वालिटी, नो पर्सन, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिली हुई है। आर्टिकल 15 कहता है कि ठीक है, ये सब कुछ तो हम मान रहे हैं। आर्टिकल 15 कहते हैं कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 चीज़ों पे लिख लिया आप लोग, रिलीजन या अंडरलाइन कर लीजिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये इन्होंने फिर से एक जनरल रूल बता दिए कि इन पर किसी पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि स्टेट मतलब यहाँ पर हम स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया के स्टेट मतलब एक कंट्री की बात करते हैं। इन जनरल जहाँ पर भी स्टेट वर्ड यूज हुआ है, स्टेट मतलब होता है कि कंट्री, एक्सेप्ट कहीं और अगर स्टेट का मीनिंग हमारे वाले स्टेट्स होते हैं तो वो हम देखेंगे। इन जनरल अगर मैं कभी स्टेट बोलूँ तो स्टेट मतलब कंट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, किसके लिए, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए।
तो रिजर्वेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट. फिर आर्टिकल 16 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में सबको क्या है, इक्वालिटी है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17 दैट इज abolition of untouchability. आर्टिकल 18 says that abolition of titles. ये हमारा पहला है, इक्वालिटी के अंदर ये सारे राइट्स आते हैं. नेक्स्ट हमारा राइट है फ्रीडम 19 to 22. इसके अंदर बहुत सारे राइट्स हैं. ये कहता है कि सभी को फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ किसके लिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आप जो भी बोल सकते हैं, अपने जिस भी तरह से बोल सकते हैं. मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप भी यहाँ पर बोल सकते हैं. आप सबको फ्रीडम है. आप सबको बाहर निकलने की, घूमने की आज़ादी है. किसी भी जगह, कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, स्टेट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी आप अपना घर बसा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं. और आपको जो प्रोफेशन लेना है उसकी आज़ादी है. तो ये सब चीज़ें किस में आती है? फ्रीडम में आती है. रेफरेंस के लिए आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 6, राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19(1)(a डील करता है. ये कहता है कि कौन कौन सी है. पहली हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की, एक्सप्रेस करने की किसी भी माध्यम से. असेंबली, मतलब हम यहाँ पर असेंबल हुए हैं, असेंबली की भी है. नेक्स्ट इज एसोसिएशन बनाने की, यूनियंस बनाने की, ट्रेड यूनियंस बनाने की, ग्रुप बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की. मूवमेंट, कहीं जाने की, किसी जगह पे रिसाइड रहना, सेटल करने की. और प्रोफेशन, अपना बिजनेस या वोकेशन चूज करने की. ठीक है, ये सारे जनरल राइट्स हैं. अब इसमें भी एक्सेप्शंस है. लेकिन कैसे है कि अब अगर मेरे पास फुल राइट है तो मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ. मैं तो किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी बोल दूंगी. ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ भी हो सकते हैं ना. अगर मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, अपनी कंट्री के अगेंस्ट या किसी और कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ तो उसका रिपरकशंस क्या हो सकता है? मेरे बोलने से वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर पड़ता है फ़र्क तो क्या होगा? कंट्री को फ़र्क पड़ेगा. हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट के साथ अगर किसी के अच्छे रिलेशंस हैं तो वो ख़राब होंगे. तो ऐसे ही एक्सेप्शंस बनाए गए हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ. वो रिस्ट्रिक्शंस किस किस, और ये जो सारी हमारी फ्रीडम है, ये सारे इन सब पर रेस्ट्रिक्शंस है. मतलब ये सारी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है. दीज आर सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कुछ ग्राउंड्स पे, क्योंकि वो ज़रूरी है. आप लोग तो किसी के भी घर में जाके रह सकते हैं. रह सकते हैं क्या? आप उनके घर में जाके रह सकते हैं? नहीं, आप उनके घर में जाएंगे और बोलेंगे आज तो मैं यही रहूँगा. उनकी तो कंसेंट होनी चाहिए ना. ऐसे तो हमारे पास सारे राइट हैं, आप फ्रीडम है आपके पास, आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी जाके रह लेंगे. लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है कि ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. इसलिए बनाई गई है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम को थोड़ी सी कर्व करने के लिए और रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट. क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी का राइट है तो बाकी सबका भी राइट है. और अगर एक का राइट है तो वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी है कि वो उस राइट को इन्फ्रिंज ना करे. इन्फ्रिंज मतलब होता है वायलेट ना करे या तोड़े नहीं. क्योंकि सब एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि सब लोग सबके राइट समझें और फॉलो करें. और ऐसे फॉलो ना करें कि मैं अपना राइट एग्जिस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर लैंड मेरा नहीं है लेकिन मैं यहीं पर घर बना रही हूँ. मैं क्या बोलूँगी? मेरे पास तो राइट है, फ्रीडम टू रिसाइड, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इन द टेरिटरी. तो ये तो मेरे राइट का एब्सोल्यूट एक्सरसाइज है, लेकिन मैं दूसरे का राइट को तो नहीं देख रही हूँ ना. इसलिए बनाया गया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. ये किस किस ग्राउंड पर है? पहला है, अगर आप लोग को रोक सकते हैं फ्रीडम को एक्सरसाइज करने में ऑन दी ग्राउंड्स. फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी का रीज़न देके. नेक्स्ट है फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर. आप ऐसी चीज़ें कुछ बोल रहे हो जिससे आपके फ्रेंडली रिलेशंस है हमारे अभी किसी कंट्री के साथ, वो ख़राब हो जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है. नेक्स्ट पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए. फिर है डिसेंसी या मोरालिटी के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आप एक्सप्रेशंस या स्पीच है वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो स्टेट की मोरालिटी है उसको किसी तरह से वायलेट करे. फिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? ये होता है कि मतलब आप कोर्ट की इंसल्ट ना करो. तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना है. कोर्ट की इंसल्ट मतलब आपके अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया है और आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इट इज़ इन कंटेम्प्ट.
कि आपने कोर्ट की जो बात कही कि उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। नेक्स्ट है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है कि किसी के बारे में गलत ऐसी चीज़ें जो कि सच नहीं है पब्लिश करना, जिसके बीच में जिसका कोई रैशनल बेसिस नहीं है, सिर्फ मेरे माइंड में बेसिस है, तो उसे कहते हैं डिफेमेशन। आपने देखेंगे बहुत सारे लोग अगर कोई किसी के अगेंस्ट केस करता है तो दूसरा पर्सन अगर गलत केस निकलता है, दूसरा पर्सन काउंटर केस करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेफेमेशन। सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कि आपको कोई अपने राइट एक्सरसाइज करने के लिए ऐसा नहीं करना है जो कि किसी को कोई क्राइम करने के लिए इंसाइट करे या अबेट करे, मतलब उकसाए किसी क्राइम करने के लिए। फिर है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको ध्यान रखने के लिए भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं, राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। समझ आया चीज़ें, ग्राउंड्स। 7 इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कि आपके कोई काम से आपकी फ्रीडम, आप कोई फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं अपनी, उसकी वजह से किसी को आप उकसा रहे हैं, आप बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देती हूँ कि यहाँ पर बढ़िया से वो उस ट्री के नीचे जाके लोगों को बुला लिए, घेर लिए और बोल रहे हैं कि चलो चलते हैं, हम आज चल के दंगे करेंगे, सारे घर तोड़ देंगे, आग लगाएंगे। तो ये क्या है, आप लोगों को उकसा रहे हैं कि लोगों को ऑफेंस, लोग जाके क्राइम करें, लोग आपकी बातें सुनेंगे, तो इसलिए यूज़ नहीं करना है, इसलिए रोक सकते, भाई रुक जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। नेक्स्ट है, ये हो गए आर्टिकल 19 में है ये सब चीज़ें। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21, 22 ये भी जनरल राइट्स हैं। ये कहते हैं कि फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 20 ये जनरली कॉन्विक्टेड पर्सन उनके लिए है जो कि किसी केस में जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, क्रिमिनल केसेस में उनके अगेंस्ट ये चीज़ें चलती हैं। मतलब कि कोई पर्सन को अगर किसी एक केस में 3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 20 में है ये सब, एक्स पोस्ट फैक्टो डबल ज्योपार्डी एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। आप लोग इसमें भी देख सकते हैं मॉड्यूल में। तो ये क्या 3 राइट दिए गए हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये जो तीनों राइट्स हैं ये किसके लिए होंगे, ऐसे पर्सन के लिए जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस किया गया है। मतलब अगर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है कि किसी भी पर्सन को ऐसे केस के लिए, ऐसे काम के लिए कभी आप किसी भी एक्ट के लिए या कोई एक्टिविटी उसने एक्ट किया है या ओमिशन किया है उसके लिए आप उसको पनिश नहीं कर सकते जो कि ऑफेंस ही नहीं है। मतलब आज तक मर्डर करना ऑफेंस नहीं था और किसी ने आज कर दिया, कल से लॉ बन गई कि अगर कोई किसी के घर में जाके किसी को मार देगा तो वो पनिशमेंट होगी। लेकिन वो लॉ कब से इन्फोर्स हुई है, कल से, आज तक नहीं था। अब किसी ने आज अगर वो काम किया है तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी। जिस दिन से इन्फोर्समेंट हुआ है लॉ का उस दिन से ही वो चीज़ उस किसी भी पर्सन पर अप्लाई होगी, ठीक है। ये कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जो प्रीवियस एक्ट्स हैं उसके लिए कोई चीज़ें अगर एनफोर्स में नहीं थी लॉ तो उसके लिए कोई भी किसी पर पनिशमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है डबल जियोपार्डी। ये क्रिमिनल किसकी बात कर रही हूँ मैं, डबल जियोपार्डी मतलब कि अगर कोई किसी केस में सेम फैक्ट्स ऑफ द केस के लिए एक बार उसका एक्विटल क्या होता है, छूट जाना, और कॉन्विक्शन क्या होता है, पनिशमेंट हो जाना। केस का पूरा ट्रायल हुई, सब कुछ हुआ, फाइनली कोर्ट ने बोल दिया कि ये कॉन्विक्टेड है, कुछ साल की सज़ा दे दी, उसके बाद फिर से सेम फैक्ट्स के लिए उसको फिर से कोर्ट के सामने नहीं लाया जाएगा। भाई उसने सज़ा तो अपनी पूरी किया है या फिर चल रही है, सेम चीज़ के लिए उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं देंगे। मतलब नो वन शुड बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। फिर तीसरा है कि डॉक्ट्राइन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ये है कि कोई भी अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता है, खुद के अगेंस्ट। अब इसके में बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे, बट ये एक मोटे मोटे तौर पे समझिए कि एक राइट है किसी पर्सन के पास, एक्यूज पर्सन के पास, कि कोई भी अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता, खुद के अगेंस्ट। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबको राइट टू लाइफ मिला हुआ है, ठीक है ना। ये तो जनरल सी बात है। एक चीज़ कहते हैं
आर्टिकल 21 का जो टेक्स्ट है वो कहता है नो पर्सन, पर्सन की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिटीजन का राइट नहीं है, इंडिया में जितने लोग रहते हैं भारत में उन सभी को ये राइट दिया गया है। ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इतना ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब सबके पास जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी, सारी लिबर्टीज़ भी हैं, अपनी लाइफ को जीने के लिए लिव विद डिग्निटी है, सब कुछ है, तब तक है जब तक कि उनसे ये चीज़ प्रोसीजर के थ्रू ली नहीं जाती। मतलब तब तक ठीक है, आप जी सकते हैं, सब कुछ करिए, लेकिन अगर कोई पर्सन है उसको पनिशमेंट मिली है, तो अब आप लोग वही सोच रहे होंगे कि जो लोग जिनको डेथ सेंटेंस मिलती है, डेथ पेनल्टी मिली हुई है, या फिर जो लोग जेल पर हैं, उनकी तो राइट टू लाइफ ले लिया गया है, उनका तो पर्सनल लिबर्टी लिया गया है। कैसे लिया गया है? ये इस वर्ड से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि लॉ हुआ, उन्होंने कोई अगर ऐसी ऑफेंस किया है, उसकी क्या हुई? ट्रायल हुई, ट्रायल हुई तो उसमें क्या उनको दोषी पाया गया, इसलिए उनके अगेंस्ट पनिशमेंट उनको दी गई, और फिर उस पनिशमेंट के अंदर वो उनकी लिबर्टी या उनसे उनकी लाइफ ली गई है, तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये जो 1-1.5 लाइन की जो राइट है, ये बहुत ही मैसिव राइट है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की हुई है और कहा है कि ये सारे राइट्स राइट टू लाइफ के अंदर है। जैसे कि राइट टू लाइफ में ये होता है कि विजुअल हमें राइट टू लिव इन अ हेल्दी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, राइट टू हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे हमारे राइट्स हैं अंडर राइट टू लाइफ। राइट टू लिव विद डिग्निटी, सिर्फ मेयर लाइफ रहना नहीं होता है ना, डिग्निटी से के साथ रहना इज ऑल्सो अ राइट। एंड एक और चीज़ है कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डेथ। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी उसमें आपके ये नहीं है कि आप राइट टू डेथ भी है, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। फिर इसमें बहुत सारे राइट है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आपको बाहर जाने का राइट है, अब्रॉड जाने का, और ये सारे राइट्स अलग अलग केसेस में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार पेज नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ केसेस के नाम लिखे हैं और यहाँ पर राइट्स लिखे हुए हैं। राइट टू लाइवलीहुड, आपको अपने लाइफ को जीने के लिए जितने जितने राइट्स की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ दी राइट्स किसी न किसी केस में दिया गया है, इंटरप्रेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो एक तरह से हम ये सारे राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर ही पढ़ते हैं। अब जीने के लिए क्या करना होगा? आपको काम तो करना पड़ेगा। काम करने के लिए राइट टू लाइवलीहुड भी है आपको, कि आप अपनी आजीविका कमाएं और फिर उससे अपना जीवन यापन करें। फिर राइट टू शेल्टर है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, राइट टू फ्री लीगल एड है, स्पीडी ट्रायल है, ये सारे राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ए एक राइट है, एक नया राइट इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कहता है राइट टू एजुकेशन भी है। कितने? 14 ईयर्स तक के बच्चों तक को एक फंडामेंटल राइट है कि उनको कंपलसरी एजुकेशन 14 ईयर्स तक तो देनी ही है। फिर है आर्टिकल, हाँ, फिर आर्टिकल ये हो गया सेकेंड आर्टिकल हमारा, सेकेंड फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भी एक राइट है। किस टाइप की? ये है आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, 23 और 24 में डील करता है। 23 कहता है कि कोई भी किसी को फोर्स्ड लेबर के लिए, सर्विट्यूड के लिए प्रेशर नहीं देगा, इससे बचाएंगे। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट भी करता है, एक वर्ड याद रखिएगा, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ये पता है आप लोग को ट्रैफिकिंग वर्ड? एक्सचेंज और सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एनी फॉर्म, इट इज़ प्रोहिबिटेड। फोर्स्ड लेबर मतलब किसी की मर्जी के बिना उससे काम करवाना, लेबर वाला वर्क, या बिना पैसे के काम करवाना, दैट इज ऑल्सो that comes under forced labor, it is also prohibited under article 23. And next is right against exploitation में आता है article 24, जो कहता है कि 14 ईयर से छोटे बच्चों को किसी hazardous employment, hazardous
एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय करना ये भी प्रोहिबिटेड है। हैजार्डस प्लेसेस मतलब फैक्ट्री हो गया, माइन हो गया। आपने देखे होंगे कि एक क्रैकर फैक्ट्री एक हैजार्डस प्लेस है, तो वहाँ पर चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। किस एज की, एज ग्रुप याद रखना है आपको, कौन, 14 ईयर्स एंड बिलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा राइट रिलीजन। ये होता है आर्टिकल 25 टू 28। अब इसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स है कि कोई कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। प्रैक्टिस मतलब कि आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब आप में उसमें फिर आपको अगर कोई चीज़ वर्शिप है किसी तरह की, वो आप कर सकते हैं। प्रोपोगेट आप उसको फैला स्प्रेड कर सकते हैं, आपको जिस तरह से स्प्रेड करना है नॉर्मल वे में। तो ये राइट टू रिलीजन ये देता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 20 हमारा फिफ्थ आर्टिकल है, सॉरी फिफ्थ हमारा राइट है, राइट टू रिलीजन। ये है माइनॉरिटीज़ का राइट्स है, माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनल राइट्स है। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, जो कि लेस देन 50% है किसी स्टेट में, वो क्या होता है माइनॉरिटीज़ की। उनका राइट्स ये है कि दे हैव द राइट टू, पहला तो उनका लैंग्वेज, अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने का राइट है। और फिर दे हैव द राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें दे कैन स्पेसिफाई कि उनका जो माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं उन्हें एडमिशन मिले। ठीक है, फॉर दैट पर्पस। और उस हिसाब की माइनॉरिटीज़ में एक मिनट, नो सिटीजन, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके बनाने का एक राइट है अंडर आर्टिकल 30। आर्टिकल 20 मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 रिलेट्स टू एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। दो तरह की माइनॉरिटीज़ यहाँ पर बताई गई है। कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या तो कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स अगर उनकी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अगर उनकी पॉपुलेशन लेस देन 50% है किसी स्टेट में, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी। सेम गोज विद द लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज के बेसिस पर कोई 50% से लेस है तो दैट शैल बी कंसिडर्ड एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये दो माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू माइनॉरिटीज दे हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट, एंड टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है, क्लियर है? ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ राइट कौन सा है इन सब का? अब ये सारे राइट्स तो आपके पास हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी ने आपका ये राइट ब्रीच कर दिया, वायलेट कर दिया है, तो अब क्या होगा? किसके पास जाएंगे आप लोग? कोर्ट्स के पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स के लिए आता है अब एक लास्ट राइट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज क्या होता है? मतलब अगर चोट लगी है, पेन हो रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन होगी। वैसे ही अगर वायलेट हुआ है कोई राइट, तो कोई ना कोई रेमेडी तो होगी। कौन सी रेमेडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है। ये किस आर्टिकल में है? 32 में है। 32 वाला जो है ये फंडामेंटल राइट है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। हायरार्की आप लोग को आइडिया है थोड़ी सी कोर्ट्स की? पहले इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं कोर्ट्स, जो कि लोअर कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। फिर उसके ऊपर होते हैं स्टेट में। स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट, जो कि एक स्टेट में एक हो सकता है, या फिर 2-4 स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। और फिर कंट्री का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो अंडर दिस आर्टिकल 32 अ पर्सन कैन गो इवन टू द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, ये बोलने के लिए कि भाई मेरे ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये इन्फ्रिंज हुए हैं, किसी ने
ब्रेक किया हुआ है, वायलेट किया है, तो आप इसके लिए एक्शन लीजिए, इसको रेमेडिफाई कीजिए, इसको ठीक कीजिए, ठीक है। एक और चीज़ बता देती हूँ कि आर्टिकल अब आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, मतलब ये सारे राइट्स भी आपके, ये भी इटसेल्फ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब आप लोग हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि आर्टिकल 226 में है। यहाँ पर अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप उसमें आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। 32 में जो है दैट सेज की दैट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट। क्लियर है? यहाँ पर मैंने क्या बताया, 226 क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल 226 है। और मैं बताना भूल गई थी, देयर आर 395 आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर आपने पार्ट्स लिखे हैं, स्केड्यूल लिखे हैं, वहाँ पर एक और चीज़ लिख लीजिए, आर्टिकल्स, दैट इज 395 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एक और आर्टिकल आजकल कहते हैं, मतलब हुआ है, 7th आर्टिकल कह सकते हैं, दैट इज RTE 21A में हमने अभी पढ़े थे, वो था राइट टू एजुकेशन, क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ है, अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है, तो वो आर्टिकल 21A में है, कैपिटल A में है, और वो 7th फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को समझ आए, ठीक है। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों को ये बताते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जाते हैं, ये बताने के लिए कि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, देयर आर सर्टेन वेज जिससे वो रेमेडिफाई कर सकते हैं, बाय गिविंग डायरेक्शंस दे सकते हैं, रिट्स दे सकते हैं, या ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वर्ड्स का थोड़ा सा खेल है, आप लोग याद करेंगे तो सही रहेगा। रिट्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स, ठीक है। ये भी 5 इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। पहला है हेबियस कॉर्पस, मैं बताती हूँ इनकी मीनिंग क्या होती है। नेक्स्ट इज मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शुररी एंड को वारंटो। ये वर्ड से डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जैसे सुनने में थोड़ा अजीब से लग रहे होंगे अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो, लेकिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिट्स हैं, रेमेडिफाई करने के लिए कोर्ट्स तो कुछ भी ऑर्डर दे सकती हैं किसी भी वे में अगर रेमेडिफाई कर सके, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये क्या कहलाती हैं, रिट्स कहलाती हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स अलग अलग चीज़ों में रहती है। हेबियस कॉर्पस है, ये कहता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है, कोई पर्सन आया है किसी के पास बोलने के लिए कि मेरा, या उनके पास किसी पर्सन का रिलेटिव गया है, वो बोल रहा है कि किसी एक पर्सन को इलीगली कन्फाइन करके रखा हुआ है कहीं किसी जगह पर, तो तब ये रिट इशू कर सकता है कोर्ट। कोर्ट बोलेंगे ठीक है, हेबियस कॉर्पस रिट इशू कर देते हैं, मतलब कि आप पर्सन को लेकर आओ, प्रोड्यूस द बॉडी, बॉडी लेकर आओ, तब हम पता चलेगा कि वो कन्फाइनमेंट लीगल था या इलीगल था, ठीक है। इसको कहते हैं टू प्रोड्यूस द बॉडी। हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस से नाम रखिए, समझिए, कॉर्पस मतलब क्या होता है जनरली, बॉडी, तो हेबियस कॉर्पस दैट इज प्रोड्यूस द बॉडी। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस में होता है ये जनरली पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाता है ऑर्डर, जो कहता है कि आप, कोई पब्लिक अथॉरिटी, उसे डायरेक्शन दिया जाता है कि वो अगर कोई काम नहीं करे तो उसे डायरेक्ट करेंगे कि आप ये काम कीजिए, ठीक है। तब जनरली क्या लगता है, मैंडेमस लगता है। अगर आपका कोई ग्रीवियांस है और आप लेकर जाएंगे कोर्ट में कि इस वजह से मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो कोर्ट, और वो किसी, एक और चीज़ है कि फंडामेंटल राइट इसको छोड़कर बाकी सारे अगर फंडामेंटल राइट आपके स्टेट ने, स्टेट मतलब स्टेट की बात, ठीक है, स्टेट में भी बताती हूँ आपको क्या होगा, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होगा। अगर स्टेट ने वायलेट किया है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। अभी हम समझते हैं स्टेट में क्या आता है। मैंडेमस क्या बोलता है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी ने अगर कोई काम नहीं की हुई है, तो मतलब कोई
पर्टिकुलर पर्सन ने अगर कोई काम नहीं किया जिससे आपका वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट, तो आप नहीं जा सकते कोर्ट के पास। किसी पब्लिक अथॉरिटी ने जो कि जिसकी ड्यूटी थी कोई काम करना, फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्टिफिकेट था जो कि इशू करना था किसी अथॉरिटी को, पब्लिक अथॉरिटी को, और वो उसने इशू नहीं किया है, आपने बहुत बार बोले हैं और उसके बाद भी नहीं कर रहा है, उस वजह से क्या हुआ, आपको कहीं एडमिशन लेना था, आप नहीं ले पाए हैं, तो क्या हुआ, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई वहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, आप जाएंगे कोर्ट के पास, बोलेंगे कि भाई इनको ये टाइम नहीं देना था, इन्होंने दिया नहीं, इस वजह से क्या हुआ, आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 में ये आ जाएगा कि आपको एडमिशन लेना था, आप उसमें नहीं ले पाए एडमिशन, तो कोर्ट बोलेगा, उस अथॉरिटी को देखेगा, अच्छा इनकी ड्यूटी थी उसको सर्टिफिकेट को साइन करने की या इशू करने की, उन्होंने वो नहीं किया है, तो और आपने बोले थे और उसके बाद भी नहीं किया है, देन द कोर्ट कैन इशू मैंडेमस रिट, और उसके थ्रू जिस अथॉरिटी को बोला जा रहा है दैट अथॉरिटी नीड्स टू डू इट, उन्हें तब वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन और सेशनरी, जो है ये कोर्ट्स को लगती है जनरली, तो कोर्ट के पास जाएगी, ये किसको जाएगी, जनरली पब्लिक अथॉरिटीज़ को जाएगा, ये कोर्ट्स के पास जाएगा कि कोई मैटर पेंडिंग है किसी कोर्ट के पास, और उस मैटर में आपको ऐसा लग रहा है कि सही डिसीजन नहीं आ पाएगा, या तो हो सकता है कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो केस डिसाइड करने का, या फिर जो केस डिसाइड किया है वो सही से नहीं किए हैं ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, या फिर अच्छे से अब्यूज़ ऑफ जुरिस्डिक्शन हो गया है, या जुरिस्डिक्शन ज़्यादा कर लिए हैं जितना था उससे ज़्यादा, तो कोर्ट को दो ऑर्डर दे सकते हैं, या तो बोलेंगे कि आप बीच में केस किसी और कोर्ट के पास दे दीजिए, रुक जाइए, या फिर जो ऑर्डर आया उसको कॉश कर देंगे। सर्जरी क्या होता है, कॉश हो सकता है कि तुरंत रोक दिया, आप जो भी ऑर्डर आया है दैट इज़ ख़त्म कर दिए, वहीं पर खारिज कर दिए। और फिर ये आता है को वारंटो, ये कहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन, को वारंटा का मतलब है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किसी पर्सन के पास राइट नहीं था कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का, फिर भी वो होल्ड कर रहे हैं और आपको ऐसा पता चलता है, तो यू कैन वेरी वेल अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और विद द हेल्प ऑफ पिटिशन रिट अगर इशू होगी, बोलेगा कि कोर्ट पब्लिक जो पर्सन है उसको बोलेंगे कि आप अपनी अथॉरिटी दिखाओ कि आप किस अथॉरिटी से वो पोजीशन होल्ड कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ को वारंटो, ठीक है। अब एक चीज़ बताती हूँ आप लोगों को कि स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन है। आपने सोचोगे फंडामेंटल राइट्स तो 12 से 35 तक है, मैंने स्टार्ट तो 14 से की हूँ, ये बीच में 12 और 13 की क्या बात है। तो जो 12 है आर्टिकल 13 हम बताएंगे, जो 12 है 13 डिफाइन करता है लॉज को, और जो 12 है वो डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट क्या होता है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल है, मतलब हम स्टेट से ही लड़ सकते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, आपने हमको दिए नहीं, आपने इन्फ्रिंज किए हैं। जैसे आप घर में मम्मी पापा से लड़ सकते हैं कि मुझे ये चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिलवाया है, वैसे ही हम स्टेट से लड़ सकते हैं अगर उन्होंने हमारा कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया है। स्टेट कौन कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़, इसके अलावा जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं ये सारे, तो ये सब किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम आर्टिकल 32 के सेंस में देख रहे हैं, तो वहाँ पर ये 5 रिट्स के बारे में दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स के केस में ही जनरली इशू था। हम्म, 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 कौन सी केस की बात कर रहे हैं आप, ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं आप, अच्छा, बिल्किस बानो केस की बात कर रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो वो तो जनरली केस, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लगी होगी, मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो किस चीज़ से, किस उससे केस स्टार्ट हुआ था, क्या वो रिट से स्टार्ट हुआ था या फिर कोई क्रिमिनल केस से स्टार्ट हुआ था ऑन वेरियस ग्राउंड्स। लेकिन अगर जनरली कोई भी केस होता है, पिटिशन होती है, डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है या हाई कोर्ट में जा रही है, तो इनमें से कोई एक रिट्स के थ्रू कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट के बेसिस पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मर्डर हो जाता है, सोचना है सिर्फ, हाँ करना नहीं है, राइट टू
तो क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो अब उस पर्सन के पास क्या राइट था, जीने का तो अधिकार था, लेकिन किसी पर्सन ने उसकी वो अधिकार ले लिया, ठीक है, राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो गया। और अगर मान लेते हैं ये सब कुछ पुलिस कस्टडी में हुआ है, ठीक है, तो पुलिस देखा जाए तो स्टेट के अंदर आती है, और राइट टू लाइफ हम किससे ले सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हम किससे क्लेम कर सकते हैं, स्टेट से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, पुलिस स्टेट में आती है। अब पर्सन के पास मतलब अब ठीक है, उनके जो लीगल एयर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास तो ये ऑप्शन है कि वो तो रेट लगा सकते हैं, रेट लगा सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि उनका आर्टिकल 21 था, जिस पर्सन को मारा गया है या जिसकी डेथ हुई है उनके पास आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ, लेकिन वो उनसे छीन लिया गया है विदाउट फॉलोइंग एनी लीगल प्रोसीजर और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और दैट इज़ डन बाय द स्टेट इटसेल्फ। एक वो कर सकते हैं, या फिर तो क्या होगा, तो फिर रिट या कोई भी ऑर्डर या डायरेक्शंस दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस केस में आप इनके पास क्रिमिनल केस कर सकते हैं। हमारे आईपीसी आपने सुने होंगे, इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, वो कहता है कि मर्डर के लिए सेक्शन 302 है, बहुत आपने सुने होंगे, 302 लगा देते हैं, तो 302 है, उसके अंदर कोई क्रिमिनल केस कर सकता है और उसमें पनिशमेंट फिर मिल सकती है। तो ये मतलब पर्सन के पास दो ऑप्शन है कि या तो क्रिमिनल उसके थ्रू जाए या फिर पिटिशन से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। 302 का जो लगाएंगे तो उससे कोर्ट से चलेगा, मतलब लोअर कोर्ट से स्टार्ट होगी चीज़ें, यहाँ पर सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बात होगी, ठीक है, ग्रेव मैटर्स में, ठीक है। हाँ, स्टेट आप लोगों को क्लियर हुआ, हम किससे लड़ाई कर सकते हैं, पेरेंट्स से कर सकते हैं, करना नहीं है, लेकिन इसी तरह से हम क्लेम किससे करते हैं फंडामेंटल राइट्स, स्टेट से करते हैं, और स्टेट ने अगर तोड़ा तो हम क्या बोलेंगे, लड़ाई, कहाँ जाएंगे हम, कोर्ट में जाएंगे। अगर कोई भी केस गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो वो जनरली आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया लिखा होगा उस केस के अगेंस्ट में, या नाम पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस या फिर कुछ एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर कोई केस किसी स्टेट के अगेंस्ट है या किसी स्टेट ने किया है तो क्या होगा, स्टेट का नाम होगा, स्टेट ऑफ राजस्थान हो गया, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ गुजरात होगा, स्टेट ऑफ असम होगा, ठीक है। ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ, आर्टिकल्स जो मैंने बताई हूँ 12, 13, ठीक है। अब मेरे को ना बीच बीच में ऐसे ना ऐसे सडनली ऐसे क्वेश्चन पूछने की आदत है, तो कभी कभी मैं आऊँगी और ऐसे पूछ लूँगी, कुछ कुछ पढ़ाते हो कि अरे ये किस आर्टिकल में है, तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 में क्या है, लॉज की डेफिनेशन है। लॉ में क्या क्या होता है, मतलब लॉ में सारी चीज़ें आ जाती हैं अगर हम देखें, क्योंकि हम इसके बाद पढ़ने वाले सोर्सेज ऑफ लॉ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ की डेफिनेशन में आता है सारी चीज़ें, कोई भी रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गए, नोटिफिकेशन हो गए हैं, और कस्टम्स हो गए हैं, यूसेजेस हो गए हैं, सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, लॉ में आ जाएगी, कोई भी चीज़ अगर बनाई गई है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा राइट टू इक्वालिटी, कहाँ से कहाँ तक है, 14 to 18। फिर क्या है 19 to 22, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 and 24। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम 25 to 28। देन राइट ऑफ माइनॉरिटी, एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। और आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सब का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, हाँ, यस, एंड ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको पता होगा एक कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहते थे। उसमें असेंबली में भी अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमें एक डॉक्यूमेंट, हमें कुछ बनाना है, तो हम एक बहुत सारे लोगों को पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उस ग्रुप में हम लोगों को ग्रुपिंग्स कर देंगे कि आप ये काम करना, आप ये काम करना। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कमिटीज़ बनाई गई थी।
तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब ड्राफ्ट करना, चीज़ों को लिखना और प्रॉपर वे में लाना, वो किसका काम था? ड्राफ्टिंग कमेटी का। और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही वॉज हिमसेल्फ एन एडवोकेट एट दैट टाइम, तो उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है? नाम से क्या समझ आ रहा है? लॉ तो आपको समझ आया क्या होता है? लॉ, एक मिनट मैं स्टार्ट करती हूँ। लॉ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस या ऑर्डरली बिहेवियर के लिए इंपॉर्टेंट है एक कुछ रूल्स, वो क्या कहलाते हैं? लॉ कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ देखा जाए तो लॉ का जो सोर्स है, कहाँ से आया है, वो क्या है? कहने को तीन होते हैं सोर्स ऑफ लॉ: कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशंस। आप लोग इसको CLP से याद कर सकते हैं। क्या है? हाउ मेनी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? CLP, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेशंस। अब ये क्या क्या है? ठीक है, CLP, कस्टम्स। कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सिंस टाइम मेमोरियल किसी को भी नहीं पता है जो कब से चले आ रहे हैं, और वो रेगुलरली किसी सोसाइटी में फॉलो किए जा रहे हैं, और वो रीजनेबल है, लॉजिकल है, हमारी कोई भी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं है या उससे बिल्कुल विपरीत नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कस्टम कहलाती है। आपने सुने होंगे पहले के ज़माने से कुछ ऐसे रूल्स चले आ रहे हैं, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लॉ में, तो दैट इज कस्टम। फिर है लेजिस्लेशन। पहला तो सोर्स हो गया, मतलब लॉ कैसे बनती है या कहाँ से आई है, तो पहले ऐसे कुछ रूल्स हो गए जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और सबको लगता है हाँ ये सोसाइटी के लिए अच्छा है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और ये हमारी किसी लॉ के अगेंस्ट भी नहीं है, लॉजिकल है, इनके बीच में रीजनिंग है, तो ये क्या कहलाते हैं? वो उनको लॉ बना देते हैं। तो पहला सोर्स क्या हो गया? कस्टम। नेक्स्ट है लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशन, अब मैं इससे लेजिस्लेशन जो शब्द है ये बता रही हूँ क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होगा। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ बनाई गई, मतलब मेकिंग ऑफ लॉ बाय बाय द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट बनाती है हमारी, सॉरी नॉट द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए बनाती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, नाम ही है स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। Legislative process is a law making process and legislation is itself the law। तो लॉ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, याद रखिएगा आप। लॉ, स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन, एक्ट, कोड, ये सारी चीज़ें लॉ के लिए यूज़ की जाती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? इट इज़ अ लेजिस्लेशन, इट इज़ अ स्टैट्यूट, इट इज़ अ लॉ। ठीक है, और ये यहाँ पर किसके अंदर आता है? ये लेजिस्लेशन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसे एक लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने बनाया है, इसलिए ये क्या होगा? एक लेजिस्लेशन कहलाता है। सो इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज लेजिस्लेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे कि लॉ कैसे बनती है। और फिर थर्ड है प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉ जिस बेसिस पर नहीं थी, किसी चीज़ में एब्सेंस मतलब लैक थी, और वहाँ पर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, और वो डिसीजन ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग लैकिंग है उसको फुलफिल कर रही है, तो वो भी लॉ बन जाएगा। जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, नाम सुने होंगे आपने। एक पॉश एक्ट होता है, या नाम सुना सुना नहीं लग रहा है? सुना है ना? तो ये जो एक्ट है, एक केस आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो उस टाइम पहले ऐसा कोई भी लॉ नहीं थी। ये लॉ कब आई? 2013 में, और ये केस था 90s का है आई गेस। तो यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने बोला है कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ व्हाट? सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट्स और या फिर जुडिशरी, इट इज़ दी अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द लॉज एंड नॉट टू मेक द लॉज। लॉ बनाने की अथॉरिटी किसको है? पार्लियामेंट। तो उन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूट करने की किसके ऊपर है?
गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। और तीसरा कौन है? जुडिशरी, जिसको इंटरप्रेट करने की पावर है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो वो कौन है? जुडिशरी है। तो जब कोई एक ऐसी कोई लॉ नहीं थी पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वहाँ पर बोली कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने ऑफ वुमेन के रोकने के लिए ऐसी कोई लॉ नहीं है, लेकिन हम गाइडलाइंस दे देते हैं। नाउ इट इज़ अप टू द पार्लियामेंट और द लॉ मेकिंग अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। उसके बेसिस पर 2013 का एक एक्ट आया जिसको पॉश एक्ट भी कहते हैं, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये नाम है, 2013 का है, वो बना। तो ये किस में आता है? ये आता है प्रेसिडेंट के केस में आता है। मतलब ये किससे है? किसी जजमेंट से लॉ का सोर्स हमने देखे हैं। क्लियर है आप लोगों को कस्टम्स क्या होता है? क्लियर है थोड़ा बहुत भी? हाँ ठीक है। कस्टम्स लेजिस्लेशन क्लियर हुआ, और प्रेसिडेंट्स क्लियर है? ठीक है। अब लेजिस्लेशन में हम आ गए हैं। तो लेजिस्लेशन दो टाइप के होते हैं बेसिकली, प्राइमरी और सेकेंडरी। नाम से समझ आ रहा है। प्राइमरी मतलब कि विच इज़ मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबऑर्डिनेट कहते हैं एक्चुअली इसको, सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या डेलीगेटेड भी कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट। प्राइमरी विच इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट, इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 12, एक बार आप देख सकते हैं। जनरली बाय द सुप्रीम लेजिस्लेशन। कौन है यहाँ पर? हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इन केस ऑफ इंडिया, जो कि एक सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है विच मेक्स द लॉ फॉर द होल कंट्री। तो वो अगर कोई लॉ बनाएगी तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी लेजिस्लेशन। फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? विच इज़ मेड बाय एनी अथॉरिटी, एनी लेजिस्लेशन और एनी लॉ विच इज़ मेड बाय एनी अथॉरिटी विच इज़ सबऑर्डिनेट टू द प्राइमरी अथॉरिटी और द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ, ठीक है। अब इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। मतलब कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक वर्ड है, ये कहता है कि देखिए कुछ ड्यू टू सर्टेन रीज़न, कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर या उनके पास बहुत सारे मतलब बहुत सारे काम हैं, प्लस कुछ मैटर्स में हो सकते हैं कि दे माइट नॉट हैव द एक्सपर्टीज़ टू मेक लॉज ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स। तो वो डेलीगेट कर देते हैं, अथॉरिटी किसी और को दे देते हैं कि इनके लिए भाई आप लॉज खुद बनाएं। जैसे कि म्यूनसिपल लॉज होती हैं, वो कौन बनाते हैं? बाई लॉज जो होती हैं। बाई लॉज मतलब बाय लॉज, BY वाला नहीं, बाय BYE वाला लॉज, बाय लॉज, ये लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने लिए खुद बनाती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है ना कि हमारे लिए, हमारी एक पर्टिकुलर म्यूनसिपैलिटी के लिए या किसी लोकल एरिया के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या लॉ किस तरह की होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ पूरे स्टेट के लिए बनाने के लिए जो म्यूनसिपल लॉज होती हैं वो कौन बनाता है? म्यूनसिपल अथॉरिटी खुद बनाती है। तो वो क्या कहलाएगा? एक तरह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। लॉ प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या बताई थी मैंने, क्या होती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस? लेजिस्लेटिव का मीनिंग होता है लॉ मेकिंग, और प्रोसेस तो बताइए आपको कि लॉ मेकिंग प्रोसेस इंडिया में क्या है। लॉ, कोई भी एक लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 1872, या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1932, नहीं 1930 है ये। पार्टनरशिप एक्ट हो गया 1932, या फिर अभी जो LLP एक्ट हम पढ़ेंगे 2008 का है ना शायद, LLP एक्ट है।
ये सारे स्पेशली ये जो 2008 वाला एक्ट है, ये हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया होगा, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया है 2008 में। तो ऑब्वियसली ये एक्ट बनने से पहले कुछ तो प्रोसेस रही होगी, वो हम देखते हैं। जब कोई एक और चीज़, एक्ट बन गया है तो मतलब है ये लॉ बन गई है, ठीक है। कभी किसी के आगे अगर एक्ट लिखा हुआ है, ये बात आप देखिएगा, अगर एक्ट लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट हैज़ बिकम अ लॉ, इन्फोर्स हो चुका है। लेकिन अगर बिल लिखा हुआ है, कोई भी बिल है, तो मतलब ये अभी लॉ नहीं बनी है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। लॉ, बिल से एक्ट तक बनाना करना ही, एक बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना इज अकॉर्डिंग टू मी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले लॉ बनाने के लिए एक प्रपोजल आता है। सबसे पहले तो देखना होगा कि किस अगर सब्जेक्ट पे बनाना है तो पहले सब्जेक्ट में थोड़ा रिसर्च होगी कि अच्छा इस सब्जेक्ट पर कोई लॉ नहीं है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके लिए एक प्रपोजल आएगा एक कमेटी से, फिर वो प्रपोजल दूसरी उसमें और देखा जाएगा कि किस चीज़ की कमी है। फिर हमें पता है पार्लियामेंट में देयर आर 2 हाउसेस, राइट, सॉरी, वन इज हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा, अनदर इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा, सॉरी सॉरी। अब एक बिल है वो किसी एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है एक्सेप्ट फॉर मनी बिल, ये बात आप लोग को याद रखनी है। ओके, बिल अदर देन मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर या लोकसभा के मेंबर भी कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल और फाइनेंस बिल कहाँ पर ओरिजिनेट होगा, हमेशा लोकसभा में ओरिजिनेट होगा, ठीक है। अब वो फिर वहाँ पर उन्हें बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये क्या बिल होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद लोग जो मेंबर्स हैं उस हाउस के, वो वोट करेंगे कि वो कहते थे ना पहले, दोज हु आर इन फेवर में से आए एंड दोज हु आर इन फेवर में से नो, वो सब चलेगा, वोटिंग होगी। अब उस पर जितने लोग, अगर मेजॉरिटी कहेगी दैट दे एक्सेप्ट द बिल, तो क्या होगा, बिल पास कर दिया जाएगा फ्रॉम दैट हाउस। अब एक हाउस से पास होगा तो फिर कहाँ जाएगा, दूसरे हाउस से। लेट से राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है कोई एक बिल अदर देन मनी बिल और फाइनेंस बिल, देन इट गोज टू लोकसभा, आफ्टर पासिंग फ्रॉम राज्यसभा इट गोज टू लोकसभा। अब फिर वहाँ से भी पास हो गया अगर वो, तो क्या होगा, नाउ इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट हैज़ 2 ऑप्शंस। पहला क्या कर सकते हैं कि अच्छा लग रहा है, सही है, सबको सही लग रहा है, असेंट दे देंगे, अपनी सिग्नेचर दे देंगे, नोटिफाई होगा, वो गैजेट में नोटिफाई होके उस डेट से एनफोर्स में आ जाएगा, जो भी डेट उसमें मेंशन की गई होगी। और लग रहा है कि नहीं अभी भी मतलब प्रेसिडेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट, जो बिल है उस प्रपोजल से, जब पास होने की बात है तो एक बार बोल देगा कि आप ना फिर से एक बार कंसिडर कीजिए। तो उसे क्या कहते हैं, रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट एक बार उसे भेज सकते हैं, वापस भेजेंगे बिल को, फिर से अगेन बोथ द हाउसेस, अब फिर से उसमें कुछ चेंजेस के साथ, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, अब वो फिर से जिस हाउस में से स्टार्ट हुआ था वहाँ से जाएगा, वहाँ पर फिर से पास होना होगा, वहाँ पर फिर दूसरे हाउस के पास जाएगा, फिर वहाँ से भी पास होना पड़ेगा, और फिर अगर वो प्रेसिडेंट के पास आता है तो नाउ एट दिस स्टेज, अब नाउ प्रेसिडेंट कैन नॉट से नो टू द बिल, अब उन्हें पास करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वो एक्ट बनेगा। क्लियर है, रिकंसिडरेशन एक बार होगा बस। ये है जो प्रेसिडेंट की पावर है टू असेंड द बिल्स, ये दी हुई है आर्टिकल 111 में, ठीक है। और मनी बिल की बात करते हैं, मनी बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 109 ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल मनी बिल के बारे में 109 में दिया है, और आर्टिकल 110 में मनी बिल बताया गया है कि वो क्या होता है। रेटेड मनी बिल जनरली एक्सपेंडिचर होता है कि कंसोलिडेटेड फंड से क्या चीज़ें जाएगी, उसमें क्या चीज़ें आएगी, रिसिट्स होती है बहुत सारी, तो दैट इज रिलेटेड टू मनी बिल। क्लियर है अभी तक जो मैंने बताई? कोई क्वेश्चन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई है या नहीं है?
एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन? आवाज? हेलो? अच्छा ठीक है, इससे मैं साइलेंस को, आपके साइलेंस को मैं समझूंगी कि समझ आ गया है सबको। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? समझ आया चीज़ें? ठीक है, अब मैं होप करती हूँ कि समझ आई है जो चीज़ें वो रिटेन रहे कल तक। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि हमने जो आज पढ़े, हमने मॉड्यूल का 1.5 तक आज हमने पढ़ चुके हैं, तो रीड करने का शुरू कीजिए। अगर आज ही रीड कर सकते तो अच्छी बात है, कल तक ट्राई कीजिएगा रीड करने का, बस एक बार सिंपल रीडिंग, तो आप लोग को एक समझ आएगा, अच्छा हमने जो जो पढ़े हैं वो भी फ्रेश है माइंड में, सो दैट रिटेन रहेगी चीज़ें। एक्सक्यूज मी कल मैम। हम 1.6 पढ़ेंगे, और हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजीज है, मैक्सिम्स है 1.7 में, ये हम इन दी कोर्स ऑफ एक दिन में नहीं करेंगे, ये हम इन दी कोर्स ऑफ हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, हर क्लास के एंड में। तो आप लोग बीच बीच में पढ़कर आइएगा, हम ट्राई करेंगे कि इनको कैसे याद रखें ज़्यादा दिन तक, उसकी कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेंगे स्टार्ट, ट्राई करेंगे फिनिश करने का, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल विल ट्राई। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको मिस मत कीजिएगा, और आप लोग ट्राई करना कि रीड करके आइएगा, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक आइडिया लेकर आइएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने, बाकी सबने तो पढ़े होंगे मुझे लगता है फाउंडेशन के लिए, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, लेकिन थोड़े से कुछ ज़्यादा डीप में रहेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़े तो प्लीज़ रीड करके आइएगा, ईजी रहेगा थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के लिए, अदरवाइज बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे मुझे लगता है ईजीएस्ट टॉपिक है, और इसमें से अगर क्वेश्चन आते तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक बनाई हूँ ऑन द बेसिस ऑफ PYQs जो थे, कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते, तो आप लोग भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना? ओके, ख़त्म करें क्लास को? ओके देन।